हेलो एवरीवन। हम आज इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का ये घटना चक्र स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें करीब 1000 क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट पीसेस में आए हुए हैं। तो अगर हम ये 1000 क्वेश्चंस को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जब हम पेपर देने जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन सही ही करके आएंगे। तो इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि ये पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो वी विल डिस्कस दोज ओनली। और इसको आप अच्छे से पढ़ाई करो। 1000 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन से इंडियन पॉलिटी के सही करके आओगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल 1000 क्वेश्चंस। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट में दिया गया है। इसको हम क्वेश्चन वाइज फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। So first question is, which act of the British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? तो ये पूछ रहा है कि कौन से एक्ट के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड में इंडिया में वो एबॉलिश कर दिया था। तो वो था चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें एक कहा जाता है कि चाय चाय और चीन तो में मतलब ये जो स्टिल मोनोपोली एंजॉय कर रहे थे। तो द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 deprived the company of its monopoly over trade with India, but it still enjoyed its monopoly of trade with China and trade in tea. तो मतलब चाय और चीन में ये स्टिल इंजॉय कर रहे थे मोनोपोली। सेकंड क्वेश्चन इज, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट? तो कौन से एक्ट से वो डिस्कस कर सकते थे बजट को इंडिया में? ये था आंसर इसका बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। द काउंसिल्स वर गिवन द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। In which of the following acts the provision was made for the Supreme Court establishment at Calcutta? तो किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश किया गया था? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। द प्रोविजन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कैलकाटा वाज मेड इन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और जो इसके चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे ये थे। with reference to the establishment of Supreme Court, which of the statement are correct? तो इस फोर्थ क्वेश्चन है। तो दो स्टेटमेंट है। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और सेकंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट लेमेस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। फर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि 1773 में तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था कलकत्ता में। बट सेकंड इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर जो एलिजा एमपी थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे, ना कि लेमेस्टर बने थे। सो वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 5। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड? तो किस एक्ट से जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो क्रिएट किया गया था? तो इसका आंसर होगा कि द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आया था उसके तहत बनाया गया था ऑन 1 अक्टूबर 1937। एंड सर मॉरिस गायर वाज इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस। और जब जब 1937 में सुप्रीम कोर्ट बना था, फेडरल कोर्ट जिसको बोलते थे, उस टाइम पे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे मॉरिस गायर थे। और ये सारे क्वेश्चंस आपको पीसीएस में आए हुए मिल जाएंगे और ये सारे रिपीट होकर के आते रहते हैं, चाहे ये क्वेश्चन फॉर्म में डायरेक्टली आ जाते हैं या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाते हैं। सो इट्स आवर ड्यूटी टू रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस थॉरली। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो फेडरल कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था वो तो पता ही है, 1937 में हुआ था। विल डिस्कस ऑलरेडी। सेवन्थ क्वेश्चन है वो है मैचिंग का। मैचिंग में कह रहा है कि चार चीज़ें हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉ मेंबर इन द गवर्नर काउंसिल।
ओके, तो ये सारी चार हैं, तो इसको हमें मैच करना है। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1773 में हुआ था। ठीक है, तो उस हिसाब से बी का क्या होगा, फर्स्ट होगा यहाँ पे। तो आंसर अगर देखा जाए तो इसका है बी। ओके, तो बी का, ए का क्या है, टू। ए का टू कैसे हुआ, लेट्स सी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये किसके थ्रू हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था। सेवन्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और बी वाला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका क्या होगा, इसका होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत आया था। परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, जो परमिशन दिया गया था इंग्लिश मिशनरीज को वर्क इन इंडिया में, तो वो किसके तहत दिया गया था, सी का जो है ये होगा 3, चार्टर एक्ट 1813 के तहत दिया गया था। एंड डी का 4 है, और डी का 4 मतलब क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, वो आया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो अब ये क्लियर हो गया, तो हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसको। जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ था वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था। परमिशन दिया गया था मिशनरीज को इंडिया में वर्क करने के लिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल किसके तहत हुआ था, चार्टर एक्ट 1833 के तहत हुआ था। Okay, so guys, we'll move on the 8th question. In the context of the Indian history, the principle of diarchy refers to, जो diarchy था वो क्या रिफर करता है, तो इसका आंसर होगा डी, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलिकेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। जो जो सब्जेक्ट्स होते थे उसको 2 कैटेगरीज में डेलीगेट कर दिया गया था। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं। डायरकी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायआर्क, मीन्स डुअल रूल, डबल रूल। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री, द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ द लेजिस्लेशन सब्जेक्ट इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल कैटेगरीज। द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। तो क्या होता था, 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक था सेंट्रल और एक था प्रोविंशियल कैटेगरीज में। ठीक है, और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। ओके, उसको क्या बोलते थे, एक रिजर्व बोलते थे, एक ट्रांसफर्ड कैटेगरीज बोलते थे। कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रिजर्व सब्जेक्ट। अब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते थे उसको रिजर्व सब्जेक्ट बोलते थे, जैसे कि पुलिस हो गया, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन, वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं रिजर्व्ड हैं, ये गवर्नर जनरल के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता था, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। सब्जेक्ट लेसर इंपॉर्टेंट, अब जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, सच एज एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एटसेट्रा, were to be administered by the governor with the aid of the ministers responsible to the legislative council। ठीक है, तो ट्रांसफर्ड को कौन करता था, गवर्नर जनरल ही करवाता था, बट वो विद द हेल्प ऑफ द एड ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, सो विल गो ऑन द 9th क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस टू द सेंट्रल लेवल। अब कौन से एक्ट से कह रहा है कि ये सेंट्रल लेवल पे आया था, तो आपको पता है पहले ये आया था, क्या नाम है, स्टेट लेवल पे, तो प्रोविंशियल लेवल पे। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था तो उसको चेंज करके किस पे कर दिया था, सेंट्रल लेवल पे आ गया था। तो यहाँ पे देखो आंसर इसका सी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके तो इसके थोड़ा सा हम सेलेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसमें था। तो देखो, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल इंस्टेड ऑफ द प्रोविंसेस एज इन्विसेस्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहले होता था, इन्विसेज किया गया था, तो इसको ये सेंट्रल लेवल पे ले आए थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज टू सेट अप ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग ऑफ द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट।
ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन बिल आया था। द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिमेन इंटैक्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी थी वो तभी बनी रही। बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया विद द इफेक्ट ऑफ 1937। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था तो उसमें बर्मा को सेपरेट कर दिया था 1937 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अबॉलिश द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया विच वॉज क्रिएटेड इन 1858। 1858 में जो बना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल, उसको यहाँ पे 1935 में समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे क्या हुआ था, देखो फेडरल कोर्ट भी आ गया था। फेडरल कोर्ट आगे चल के यही सुप्रीम कोर्ट बना था, 1937 में आया था। और इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, सर मॉरिस गायर थे। ठीक है, और सेंट्रल फेडरल बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड, और ये फेडरल बैंक भी बना था जिसको बाद में रीनेम करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। सो विल मूव ऑन द 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। ये अभी हमने डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, 11th क्वेश्चन, एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विथ। 1909 का एक्ट किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो यहाँ पे हम क्या देखें, इसका आंसर होगा ए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो यहाँ पे 1909 में कौन आया था, इसको वो क्या मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट को इस्टेब्लिश कर दिया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी एंड दस सोड द सीड ऑफ सेपरेटिज्म दैट इवेंचुअली लेड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और यही जो 1909 का जो एक्ट आया था, यहीं से जो एक कहा जाता है कि बीज बो दिया गया था कि आगे चल के बंटवारे का, देश के बंटवारे का, क्योंकि यहीं से उनको मुस्लिम को अलग ही वो वोट देने का अधिकार मिल गया था। सो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 1919 का क्या था फीचर्स? तो इसका आंसर होगा सी। सी में क्या है, 1 and 3 ओनली। तो क्या फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है, एक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या लाया गया था, डायरकी सिस्टम लाया गया था, डुअल गवर्नमेंट लाया गया था। ठीक है, जो कि हमने बात किया था ना कि एक होते हैं कि रिजर्व और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होते थे। दूसरा ये थर्ड क्वेश्चन है, डिवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी उसको हटा दिया, डिवॉल्यू कर दिया गया था बाय द सेंट्रल टू द प्रोविंशियल। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, the act embodied the reforms recommended in the report of the Secretary of State for India, Edwin Montagu and the Lord Chelmsford. This act provided for the introduction of dual government at provinces known as डायरकी। जैसा कि हमने बात किया था डुअल गवर्नमेंट जो कि प्रोविंशियल लेवल पे हुआ था। द सब्जेक्ट्स वर एडमिनिस्ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक था रिजर्व था, एक ट्रांसफर्ड था। ठीक है, तो क्या होता था कि जो रिजर्व होते थे वो थोड़ा अच्छे, जैसे पुलिस हो गया, जस्टिस हो गया, ये सब होते थे, ये गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती थी। और वो जो दूसरे वाले थे गवर्नर की, और जो ट्रांसफर्ड वाले थे वो विद द एड ऑफ द मिनिस्टर से करवाते थे। एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम इज कंसर्न, द प्रोविजन हैड ऑलरेडी बीन मेड बाय द एक्ट 1909। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था वो कंटिन्यूड दिस प्रोविजन एंड आल्सो एक्सटेंडेड इट फॉर सिख, यूरोपियन, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस। अब क्या था, 1909 में जो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था, जो कि वो अलग से वो मताधिकार दे सकते थे, वो 1909 में जो आया था उसको वो तो था ही था। तो 1919 में सिख के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, यूरोपियंस के लिए भी कर दिया, इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए भी कर दिया गया था। तो ये बढ़ाते चले गए थे इसको। So hello everyone, 13th question we will start. So first statement is Montego Chelmsford reform of 1919 recommended granting voting right to all the women above the age of 21. दूसरा statement है Government of India Act 1935 gave women reserved seats in legislature. तो इसमें इसका आंसर होगा B,
इसलिए होगा कि जो मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म है 1919 का, उस इसमें ये कह रहा ऑल द वीमेंस अबव एज ऑफ 21, तो ये गलत है। जबकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसने क्या दिया था, रिजर्व कर दिया था सीट्स लेजिस्लेचर में। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 extended the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed classes, scheduled caste, women and labor workers। ठीक है। जबकि though they were not granting the voting right nor the right to stand in election, the Government of India Act 1900 allowed provincial council to determine if women could vote। तो इसमें क्या किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोविंसेस को राइट दिया था कि वो डिटरमाइन करें कि वीमेन वोट कर सकती हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया और स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया था जो सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, डिप्रेस क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट, वीमेन, लेबर वर्कर्स। ओके, so we will move on question number 14 with reference to the Indian civil service, which of the following statement is are correct। तो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर ए सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट है इन द इंडियन सिविल सर्विस इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वर मोर एज कंपेयर टू द यूरोपियंस। तो इसका आंसर है सी, मतलब 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करके। बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉलोइंग मैकुलेस रिपोर्ट ऑफ द सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, मैकुले का जो रिपोर्ट आया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इंट्रोड्यूस्ड इन 1854। 1854 में आया था मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। For this purpose, Civil Service Commission was set up in London and competitive examination started in 1885। 1885 से competitive examination स्टार्ट कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विस, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने सेपरेट एग्जामिनेशन शुरू कर दिया था इंडियन सिविल सर्विस के लिए, विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया फर्स्ट इन इलाहाबाद एंड लेटर इन दिल्ली। जो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में, और बाद में दिल्ली में शुरू हो गया। इन 1941 द इंडियन सिविल सर्विस द परसेंटेज ऑफ इंडियन वार मोर एज कम्पेयर टू द यूरोपियंस। 1941 में क्या हो गया था, जो इंडियन सिविल सर्विस थे उसमें इंडियंस का जो परसेंटेज था वो यूरोपियन से ज़्यादा हो चुका था। तो इसलिए बोथ आर करेक्ट। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड द सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, और दूसरा था कि 1941 में परसेंटेज इंडियंस का ज़्यादा बढ़ गया था। ये देखो, ये ARO में आ चुका है ये क्वेश्चन 2021 में। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कब लाया गया था, 15th क्वेश्चन। इसका आंसर है सी। क्या है सी में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 GOI 1935 में लाया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस एक्ट वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ इन द गवर्नर एंड ऑफ सेंटर इन गवर्नर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी 1935 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये कब बाईकैमरल किया गया था, द्विसदनीय बोलते हैं ना बाईकैमरल, वो कब लाया गया था, ये भी 1919 में लाया गया था। इसीलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या बोला जाता है कि एक प्रकार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है, कि क्योंकि मैक्सिमम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से उठाया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह देखा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से लाया गया था 1935 वाले से। इसका आंसर देखते हैं 16वें का। इसका आंसर होगा सी,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके तहत इसको बाईकैमरल, इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाईकैमरल फर्स्ट टाइम 1919 के तहत। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वाज टू कंसिस्ट an upper house named as the council of the state and lower house named as the legislative assembly. The council of the state was composed of the 60 members, of whom 20 members could be official in accordance with the section 18 of the Government of India Act 1919. The lower house was called the Central Legislative Assembly, and under section 19 of this act it originally provided for 140 members with 100 elected and 40 nominated. It is noteworthy that under the rule made for the implementation of 1919 Act, provision was made for 60 members with 33 elected and 27 nominated in the Council of the State. तो इसको मैं यहाँ पे करता, तो इसको आप एक बार से दोबारा से इसको रिवाइज कर लेना, ये काफ़ी बड़ा है तो हमें क्वेश्चंस मैक्सिमम करने हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस ए बाई कैमरा लेजिस्लेचर एट द सेंटर? कौन सा एक्ट जो है वो बाई कैमरा लेजिस्लेचर सेंटर पे लाया था? तो इसका होगा सी, आंसर होगा 1919 एक्ट के तहत। ये वही जो है पहले तो स्टेट लेवल प्रोविंशियल लेवल पे आया था और उसके बाद में ये सेंट्रल लेवल पे आ गया था 1919 के तहत। ये देखो यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन है कि द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज़ ए रेलिक ऑफ। जो ऑर्डिनेंस जो आज प्रेसिडेंट इशू करते हैं वो कहाँ से आया था? इसका 18वें का आंसर होगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आया था। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। दो इन ब्रिटिश इंडिया वायसरायज वाज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। तो जो ब्रिटिश इंडिया के तहत में वायसरायज को पावर दी गई थी कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते थे विदाउट द परमिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। हाउएवर the president power to promulgate ordinance under article 123 inspired by the section 42 of the government of India Act 1935। लेकिन जो गवर्नमेंट हमारा ऑर्डिनेंस ला सकता है 123 आर्टिकल के तहत, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। ओके, which act for the first time made it possible for the Indian to take some share in the administration of their country? इसका आंसर है 1833 चार्टर एक्ट। ओके, तो फर्स्ट टाइम इट मेड पॉसिबल फॉर इंडियन टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस जो पार्टिसिपेट पा रहे थे वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो सेक्शन 87 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 87 वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द चार्टर एक्ट 1833। क्यों था इम्पॉर्टेंट? इसने स्टेट ये किया था, इसने ये बताया था कि नो पर्सन ऑफ इंडिया और द क्राउन would be debarred from any place, post or service subject to the company on the ground of religion, place of birth, descent or color or any of them. Subsequently, Section 87 of the Act 33 laid down the foundation for the participation of the Indians in administration during the political movement. तो इसी सेक्शन के बदौलत 1833 के इसने ये लाया कि किसी भी जाति, धर्म, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर के तहत हम किसी को डीबार नहीं कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ से मतलब एक प्रकार से इंट्रोडक्शन हो गया कि इंडियंस भी एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं। ओके, we'll move on the question number 20. The distribution of power between center and state as in the constitution of India is based on which of the following plans? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन है, आंसर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वो किस चीज़ पे बेस्ड था? वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। ओके, द सेपरेशन ऑफ पावर वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
It divided the legislative power between central and provincial legislature and replaced diarchy in the provinces with diarchy at the center. जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था तो ये जो डायरकी था उसको स्टेट से हटा करके उसको सेंटर पे ले आए थे. ओके. दिस एक्ट आल्सो इन्विसेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडिया. और ये इसी एक्ट ने फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी इस्टेब्लिश किया था, मेड अप ऑफ बोथ ब्रिटिश इंडियंस एंड सम प्रिंसली स्टेट. हाउएवर दिस पार्ट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड. लाया गया था फेडरेशन ऑफ इंडिया लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था. ओके. सो वी विल मूव ऑन द 21st क्वेश्चन.